हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक, कक्षा 12वीं कला वर्ग। आज तारीख जो है 10/12/2020 है। आपका जो चल रहा था, उससे पहले जो लेसन चल रहा था कि शक्ति के रूप के बारे में मैंने आपको पहले पढ़ा दिया गया था कि शक्ति के रूप कौन कौन से हैं, उसके बारे में चर्चा आपको करवा दी गई थी। और आज जो है शक्ति की संरचना के बारे में अपन बातें करेंगे कि शक्ति की संरचना क्या है, किसके बारे में क्या बताया गया है। तो शक्ति की संरचना के बारे में अपन बातें करेंगे कि शक्ति की संरचना किस प्रकार की है, वो देखिए। आज टॉपिक बहुत बढ़िया चल रहा है, आपकी शक्ति की संरचना के बारे में अपन बातें करेंगे और शक्ति की संरचना को कितने भागों में बांटा गया है इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। कई बार क्वेश्चन आता है कि शक्ति के संरचना, शक्ति के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, या शक्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं, उनके बारे में चर्चा अपन करेंगे। देखिए, शक्ति की परंपरागत संकल्पना ऐसी क्षमता के रूप में की जाती है जिसके एक पक्ष दूसरे पक्ष पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। इस प्रकार जो नियमित रूप से शक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम शक्ति के 4 सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो 4 सिद्धांत हैं। एक पहला सिद्धांत तो है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, चौथा सिद्धांत है नारीवादी सिद्धांत, और तीसरा सिद्धांत नारीवादी सिद्धांत, और चौथा सिद्धांत है बहुलवादी सिद्धांत। इन सिद्धांतों की चर्चा अपन कर रहे हैं कि, और इसमें हमेशा 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत जो हैं इसमें, या कभी कोई भी सिद्धांत इसमें पूछा जा सकता है। इसके बारे में चर्चा अपन करेंगे विस्तार से कि कौन कौन से सिद्धांत हैं, किस प्रकार के हैं, किस प्रकार जो है सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, इसकी चर्चा अपन करेंगे। सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। तो सबसे पहला जो सिद्धांत वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत है, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत है, वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत जो मार्क्सवाद की देन है। किसकी देन है? मार्क्सवाद की। कि मार्क्सवाद ने प्रभुत्व सिद्धांत जो है का सिद्धांत दिया था। ठीक है। इसका मूल उद्देश्य है आर्थिक आधार पर समाज को 2 भागों में बांटना। आर्थिक आधार पर समाज को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। ठीक है। एक तो आर्थिक रूप से ताकतवर बुजुर्गा वर्ग, और एक है आर्थिक रूप से दुर्बल सर्वहारा वर्ग। ठीक है। 2 वर्गों में बांटा गया है। इन 2 वर्गों में समाज में नियंत्रण क्या चलता रहता है? संघर्ष चलता रहता है। जैसे 2 वर्ग बन गए, एक तो गरीब वर्ग बन गया, एक पैसा वाला वर्ग बन गया, और दोनों में हमेशा क्या चलता है? संघर्ष या लड़ाई चलती रहती है। अब इसमें बताया गया कि हमेशा चलता रहता है, लड़ाई झगड़े जो है हमेशा चलते रहते हैं इसमें। तो इसमें बताया गया है वो देखिए, आर्थिक रूप प्रत्येक संघर्ष चलता रहता है। मार्क्सवाद के अनुसार व्यक्ति का प्रत्येक कार्य आर्थिक स्वार्थ के लिए किया जाता है। जो व्यक्ति जो कार्य करता है वो किसके लिए करता है? आर्थिक स्वार्थ के लिए करता है। जैसे माँ अपने बच्चों का लालन पोषण क्यों करती है? ताकि बुढ़ापे में उनकी सेवा कर सके। तो माँ अपने बच्चों का लालन पोषण क्यों करती है? वो अपने आर्थिक हित के लिए करती है, ताकि बुढ़ापे में जो है वो उनका सहारा बने। इसलिए माँ अपने बच्चों का लालन पोषण करती है। इसे कहते हैं आर्थिक स्वार्थ। समझ गए कि आर्थिक स्वार्थ के रूप में जाना जाता है। देखिए, लालन पोषण करती है। संतान अपने माता पिता की सेवा क्यों करता है? ताकि इनके मरने के बाद जो इनकी संपत्ति है वो हमारी हो जाए। तो दोनों में क्या छिपा हुआ है? स्वार्थ छिपा हुआ है। माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं कि बुढ़ापे में सेवा करेगा। ठीक है। और उनके बेटा बेटियाँ जो उनकी सेवा करती है माँ बापों की, क्यों करती है? कि इनके मरने के बाद संपत्ति हमारी होगी। इसलिए ये स्वार्थ छिपा हुआ होता है। इसे कहते हैं वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। अब आप चलते हैं विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत कि विशिष्ट वर्ग के सिद्धांत क्या कहता है। विशिष्ट वर्ग के सिद्धांत के आधार पर समाज शक्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा है। समाज को शक्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। एक तो विशिष्ट वर्ग जो शक्तिशाली है, और दूसरा है सामान्य वर्ग जो
दूसरे पर आश्रित है, माने शक्तिशाली जिसके ऊपर प्रयुक्त होती है या शक्ति जो है उसके पास है। सामान्य वर्ग जिसके ऊपर जो है दूसरों को सहारा देने का जो भी है। इस प्रकार सिद्धांत में योग्यता के आधार पर वर्गों को बांटा जाता है। इसके दो विभाजित आर्थिक आधार पर नहीं हो सकता। इसका आधार क्या होता है? इसका आधार जो है संगठन है, क्षमता है, बुद्धि है, प्रबंध क्षमता है, नेतृत्व क्षमता है आदि है। इटली के विल्फ्रेड प्रेटो द माइंड एंड सोसाइटी पुस्तक लिखी थी। इटली के विल्फ्रेड प्रेटो द माइंड एंड सोसाइटी नामक पुस्तकें लिखी हैं। और इसके बाद गीता को मोस्का द कलिंग क्लास लिखी है। इसके बाद जर्मनी के रॉबर्ट्स मिशेल्स ने लिखी है पॉलिटिकल पार्टीज नामक पुस्तक में इस सिद्धांत की व्याख्या की है। कौन से सिद्धांत की? कौन से सिद्धांत की है? विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। दो वर्ग हो गए ना, एक तो प्रभुशाली वर्ग, एक कमजोर वर्ग। इसके बाद है नारीवादी सिद्धांत क्या है। नारीवादी सिद्धांत के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि नारीवादी सिद्धांत क्या है। इसके बारे में देखिए अपन विस्तार से चर्चा करेंगे इसके बारे में। नारीवादी सिद्धांत, नारीवादी सिद्धांत कहता है कि समाज में शक्ति का विभाजन का आधार लैंगिक को माना जाता है। लैंगिक यानी स्त्री और पुरुष। समाज की सारी शक्ति पुरुष वर्ग में होती है, ठीक, पुरुष वर्ग के पास होती है, जो महिलाओं के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। किसके ऊपर? महिलाओं के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। यूरोप में नारी मुक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। कहाँ पे हुआ? यूरोप में नारी मुक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो पुरुषों के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए समाप्त करना चाहते थे। लेकिन यह धारणा पश्चिमी देशों में पाई जाती है। कौन से देशों में पाई जाती है? पश्चिमी देशों में। भारत में नारी को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भारत में नारी को कौन सा स्थान दिया गया है? महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भारत के दर्शन और समाज में नारी को विशिष्ट स्थान दिया गया है। तो भारत में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि नारीवादी आंदोलन ये कहता है जो अधिकार पुरुषों को दिया गया है वो अधिकार महिलाओं को भी मिलना चाहिए, माने समानता का अधिकार होना चाहिए। इसे कहते हैं नारीवादी आंदोलन। भारत में नारी को पहला स्थान दिया गया है। जिस घर में नारी की पूजा होती है उस घर में जो है अच्छा संस्कार या उस घर परिवार का विकास अधिक होता है अगर नारी को महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है नारी को महत्व दिया है, इसलिए हमारे समाज में पहला स्थान नारी को दिया गया है। ठीक है, जिस घर में नारी की पूजा होती है उस घर में देवता निवास करते हैं, ये कहा गया है। इसके बाद बहुलवादी सिद्धांत की बात करते हैं कि बहुलवादी सिद्धांत क्या कहता है। वो देखिए, शक्ति का विभाजन का चौथा सिद्धांत है बहुलवादी सिद्धांत। तीनों सिद्धांतों से अलग है। वर्ग प्रभुत्व, विशिष्ट वर्गवाद और नारीवाद से ये सिद्धांत अलग माना जाता है। और वो सिद्धांत क्या है वो देखिए, बहुलवादी सिद्धांत में कहा गया है। बहुलवादी सिद्धांत ये कहता है, शक्ति विभाजन का चौथा सिद्धांत बहुलवादी सिद्धांत है, जो उपयुक्त तीनों में से भिन्न है। वर्ग प्रभुत्व, विशिष्ट वर्गवाद और नारीवाद का दावा करता है। इसलिए कि शक्ति का प्रयोग समाज के दो वर्ग करते हैं। शक्ति का प्रयोग समाज में कितने करते हैं? दो वर्ग, एक तो शक्तिशाली वर्ग और एक शक्तिहीन वर्ग। इसलिए परंतु बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार समाज की सारी शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में ना होकर के क्या होती है? समूह में बटी हुई होती है। कि नारीवादी सिद्धांत ये कहता है कि जो शक्ति है ना वो एक व्यक्ति के हाथ में ना, बहुलवादी सिद्धांत ये कहता है कि शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में ना रह करके कई वर्गों में बटी हुई होती है। इसलिए उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन समूह के बीच में सतत सौदेबाजी चलती रहती है। अतः शक्ति के आधार पर समाज में शोषणकारी व्यवस्था नहीं होती। यह भारतीय अवधारणा है। भारत में कहते हैं कि शक्ति एक व्यक्ति के पास नहीं होती, बटी हुई होती है। सब अपने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। जो शोषण अथवा वर्ग संघर्ष पर आधारित ना होकर के उत्तरदायित्व पर आधारित होता है, जिसकी मान्यता है कि शक्तिशाली होने का अर्थ होता है सार्वजनिक हित के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना। इसमें शक्तिहीन को शक्ति संपन्न बना करके
समरस समाज की स्थापना पर जोर दिया गया है कि एक व्यक्ति को शक्ति ना दे करके समरस माने सभी व्यक्ति को शक्ति दी जाए, सभी समूह को समानता का अधिकार दिया जाए, समान शक्ति दी जाए, उसे कहते हैं बहुलवादी सिद्धांत। तो बहुलवादी सिद्धांत का तात्पर्य होता है शक्ति एक व्यक्ति के पास ना होकर के शक्ति सभी समूह के पास बटी हुई हो, उसे बहुलवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसलिए आज के लेसन में आपके जो शक्ति का अर्थ, शक्ति की परिभाषाएं और शक्ति के रूप और शक्ति के जो प्रकार या संरचना है, इसके बारे में आपको करवा दिया गया है। और आगे जो आपका चलेगा सत्ता, सत्ता का अर्थ, सत्ता के रूप, सत्ता के प्रकार जो है, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। इसलिए आज की क्लास में आपको इतना ही है। कल की क्लास में आपकी सत्ता के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सत्ता के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा कि सत्ता किसे कहते हैं, सत्ता का अर्थ क्या है, सत्ता के रूप क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। जब तक के लिए आज की क्लास में इतना ही है। कल आपको सत्ता का प्रकार, सत्ता के अर्थ, परिभाषाओं के बारे में जिक्र करेंगे। आज की क्लास में इतना ही पढ़ाया जाएगा। जय हिंद।